लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज ऑफ शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट एक्चुअली क्या है, एक टर्म है लॉजिकल ऑपरेटर्स के केस। अब ये करता क्या है, देखिए शॉर्ट सर्किट का सिंपली मतलब इतना सा है कि हम यहाँ पे जब भी लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और पे काम कर रहे होते हैं, तो अगर हमारे पास में मल्टीपल लॉजिकल एंड प्रेजेंट है और मल्टीपल लॉजिकल और प्रेजेंट है, दोनों के मिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, अलग अलग जब हमारे पास में ये प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती हैं उसी का ये शॉर्ट ट्रिक है। मतलब क्या है मेरा, लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी हमारे पास में कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन हो जहाँ पे लॉजिकल एंड काम में लिया हुआ हो, तो अगर लॉजिकल एंड है और उस लॉजिकल एंड में कोई एक एक्सप्रेशन अगर हमें फॉल्स एज अ आंसर रिटर्न करती है, तो फिर हमें आगे के किसी भी एक्सप्रेशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉजिकल एंड ये कहता है कि अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई, एक भी वैल्यू फॉल्स है या दोनों फॉल्स है, उस केस में तो आंसर मैंने फॉल्स ही देना है। तो अगर आपकी पहली एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो गई है तो आंसर तो ऑटोमेटिकली आपका फॉल्स ही आना है, क्योंकि एक ना एक ऑपरेटर ने तो आपको फॉल्स रिटर्न कर ही दिया है। तो कभी भी अगर आपके पास में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है और मल्टीपल लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स, 3 या 4 लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, आगे मैंने एग्जांपल ऐड किया है, और उसमें कोई सा भी एक जो हमारे पास में एक्सप्रेशन होता है, कोई भी एक जो सिचुएशन होती है, अगर वो फॉल्स रिटर्न कर देती है तो फिर बस वहीं पे रुक जाना, आगे की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का ट्राई ही मत करना। क्यों नहीं? क्योंकि जब एक भी फॉल्स हो गया तो फिर तो ऑटोमेटिकली हम कितने ही एंड करते जाएं, 0 and 1, 0 and 2, 0 and 3, आंसर तो ऑटोमेटिकली 0 ही आना है। ये उस केस में है जब हमारे पास में कोई ना कोई एक्सप्रेशन हमें 0 मिल चुकी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हमें फॉल्स रिटर्न होगा ही होगा। मान लीजिए एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास में ट्रू है, जैसे कि ये वाला मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है 7 <9 and 9 <3। अब यहाँ पे 7 जो है वो 9 से छोटा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर 1 आ गया। लेकिन 1 के केस में क्या होता है, लॉजिकल एंड ये कहता है कि दोनों सिचुएशंस ट्रू होनी चाहिए, या फिर अगर मल्टीपल लॉजिकल एंड है तो सारी सिचुएशंस ट्रू होनी चाहिए। तो उस केस में ये कंप्लीट एक्सप्रेशन को चेक करेगा, सब जगह अगर 1 आ रहा है तो ही ये हमें 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे पहली एक्सप्रेशन चेक होगी, 1 आंसर जनरेट होगा। फिर सेकंड एक्सप्रेशन चेक होगी, 9 <3, फिर से आंसर यहाँ पे 1 आया है। तो अब इस 1 और 1 को यूज करके इसने क्यूमुलेटिव आंसर यानी कि 1 को कैलकुलेट करने का काम किया है। तो कभी भी आपके पास में कुछ ऐसी सिचुएशन है, बेसिकली फॉल्स के केस में ज्यादा यूजफुल रहता है। मान लीजिए यहाँ पे एक और लिखा होता एंड उसके बाद एक और एंड लिखा होता और पहला पार्ट ये जब हमारा फॉल्स हो गया तो आगे को करने का कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ, क्योंकि हमारा आंसर तो ऑटोमेटिकली 0 ही आने वाला है। तो उस केस में इस कंसेप्ट को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। अब ये केस है लॉजिकल एंड में। लॉजिकल और में क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले जो मैंने आप लोगों को बताया है, किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी स्टेटमेंट में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया समझ में, रिपीट करना। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज लॉजिकल और। अब यहाँ पे लॉजिकल और, पहले तो लॉजिकल और कहता क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लॉजिकल और क्या कहता है, दोनों में से कोई भी एक हमारी सिचुएशन ट्रू हो जाए, कंडीशन ट्रू हो जाए, या फिर दोनों ट्रू हो जाए, तो हम जो है वो आंसर 1 रिटर्न करेंगे। दोनों फॉल्स होने पर आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सारे केसेस में ट्रू आता है। तो शॉर्ट सर्किट क्या कहता है, अगर आपके पास में कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका आंसर 1 आ चुका है, तो पूरी एक्सप्रेशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉजिकल और ये कहता है दोनों में से एक भी अगर 1 हो जाए तो आंसर मैंने 1 ही रिटर्न करना है। मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है उसमें 2 ऑपरेटर्स मैंने काम में लिए हैं, एक ये और एक ये। 7 इज लेस देन 9। ऑब्वियसली जो 7 है वो 9 से छोटा होता है, तो इस केस में हमारे पास में 1 आएगा। अब नॉर्मल जब पेन पेपर पे एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो ये वाला पार्ट सॉल्व किया,
फिर ये वाला पार्ट सॉल्व किया। इन दोनों ने जो आंसर जनरेट किया है उसके बेसिस पे कंपैरिजन होगा और एक आंसर कैलकुलेट होगा। लेकिन जब कंपाइलर काम करता है, वो कैलकुलेशंस करता है और उसने यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर को देख लिया और अगर पहली एक्सप्रेशन ही ट्रू आ चुकी है तो फिर वो बाकी की एक्सप्रेशन को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि 1 के साथ में 1 को और करूं या 1 के साथ में 0 को और करें, आंसर तो हमारा 1 ही आना है। तो इसी वजह से जो कंपाइलर है वो आगे की एक्सप्रेशन को चेक नहीं करेगा, क्योंकि फाइनल आंसर तो हमारा 1 ही आएगा। लेकिन अगर हमारी पहली एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाती है तो फिर उस केस में वो सेकंड एक्सप्रेशन को चेक करता है। अब 7 इज ग्रेटर देन 9, 7 तो 9 से बड़ा नहीं होता है, तो उस केस में जो हमारा आंसर है वो 0 आएगा। तो अब यहाँ पे लॉजिकल और में पहली सिचुएशन फॉल्स हो गई है तो क्या हुआ, सेकंड सिचुएशन तो ट्रू हो सकती है, तो इस केस में सेकंड सिचुएशन जो है वो चेक होगी। अब 9 अगर ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, यानी कि 1 रिटर्न होगा, और 1 और 0 को और किया तो 0। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 लेस देन 3 लिखा हुआ होता तो ये भी फॉल्स है, तो फिर 0 और 0 को और करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे आई थिंक मैंने 0 लिख दिया है, आंसर यहाँ पे 1 आएगा हमारा। ठीक है, 9 इज ग्रेटर देन 3 ये ट्रू है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में लॉजिकल और मल्टीपल लॉजिकल और प्रेजेंट होते हैं, कोई भी एक सिचुएशन अगर हमारे पास में ट्रू हो जाए तो फिर आगे को हमें चेक करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल लॉजिकल एंड की तरह ही है। अगर एक भी सिचुएशन फॉल्स हो जाए तो आगे को चेक ही नहीं करना, और लॉजिकल ट्रू और के केस में एक भी अगर ट्रू हो जाए तो फिर आगे को चेक नहीं करना। इस तरीके से शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट जो है वो काम करता है। अब इन दोनों केसेस में किसी को कुछ प्रॉब्लम, आगे और एग्जांपल्स मैंने ऐड किए हैं, एनालॉजी में किसी को अगर कंफ्यूजन है देन प्लीज रेज हैंड। सेम कंसेप्ट से रिगार्डिंग मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड किए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल्स मैंने ऐड किए हैं, नॉट भी है यहाँ पे और लॉजिकल एंड भी है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट जो हमारा फॉलो होगा वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले लॉजिकल नॉट ऑपरेटर सॉल्व होता है, यानी कि पहले ये सॉल्व होगा। अब नॉट ऑफ 5 का सिंपली मतलब क्या है, ये 5 क्या है, एक ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के स्टेट को अगर रिवर्स करेंगे तो वो बन जाएगा फॉल्स, यानी कि 0। 0 और 4 के बीच में अगर मैंने लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, एक वैल्यू फॉल्स है और एक वैल्यू ट्रू है, तो उस केस में आंसर हमारा 0 रिटर्न होगा। तो अब जब एक ही कंडीशन हमारी 0 रिटर्न कर चुकी है तो आगे की जो कंडीशन है वो चेक ही नहीं होगी। यहीं पे जो कंपाइलर है वो रुक जाएगा, अब आगे की कंप्लीट कंडीशन को वो चेक ही नहीं करेगा। तो अगर आपके पास में भी कभी कुछ ऐसा आंसर आता है और आपके पास में मतलब टाइम नहीं है सॉल्व करके बताने का कि किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट में 0 लिख के बता सकते। सिमिलरली यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन है 5 एंड 9 एंड 78। अब यहाँ पे 5 और 9 के बीच में लॉजिकल एंड है, तो यहाँ पे आंसर आया है हमारे पास में 1। सिमिलरली अब 1 के केस में हमें 1 रिटर्न नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि लॉजिकल एंड के केस में दोनों को ट्रू होना जरूरी है। तो अब फर्दर 1 और 78 के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो अब दोनों ट्रू हैं, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1। तो जब मल्टीपल एंड हो तो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट आपको फॉलो करना है, दैट इज शॉर्ट सर्किट। सिमिलरली लॉजिकल और के केस में भी, अब लॉजिकल और के केस में भी यहाँ पे मैंने लिखा है 5 लॉजिकल और 0 लॉजिकल और 3। तो अब यहाँ पे 5 क्या है, एक ट्रू वैल्यू है, और 0 क्या है, एक फॉल्स वैल्यू। दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो आंसर हमारे पास में 1 आता है। तो बस यहीं पे ही कंपाइलर जो है वो रुक जाएगा, आगे की एक्सप्रेशन को वो चेक ही नहीं करेगा, ट्रू है फॉल्स है जो भी है। पहली बार में ही 1 आ गया तो बस 1 आउटपुट हमारे पास में कैलकुलेट होके रिटर्न हो जाए। Similarly, last example 0 logical or 0 logical or -8। अब यहाँ पे जब लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है तो 0 और 0 के केस में तो आंसर हमारे पास में 0 ही रिटर्न होता है। तो अब इसके केस में हमारा कंपाइलर जो है वो फर्दर आगे वाले सिचुएशन को चेक करेगा, ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे 1 के केस में तो वो रिटर्न कर देता, लेकिन 0 के केस में हो सकता है सेकेंड एक्सप्रेशन हमारी ट्रू हो जाए। तो अब यहाँ पे -8 है,
जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं वो सारी ट्रू कंसिडर की जाती हैं। तो अगर ट्रू और फॉल्स के बीच में लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो वो हमें 1 ही रिटर्न करने का काम करे। आई होप ये चारों एक्सप्रेशंस सबको क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से कैलकुलेशंस हुई हैं। सेम हर क्लास की तरह इस बार भी कुछ एक्सप्रेशंस सॉल्व करने के लिए ध्यान से सब लोग सॉल्व करना। वैसे कि आपको मतलब समझ में आ ही चुका है तो फटाफट से आप लोग देख के कैलकुलेट कर लोगे। कल जब हमारी क्लास होगी तो मैं फिर से क्वेश्चंस पूछूंगी एंड सेम लोग आंसर करते हैं हर बारी, बाकी लोग भी सॉल्व करने का ट्राई करिए। नहीं होता है तो आप बताइए, मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड मैं आपको कर दूंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या एक्सप्रेशन है, कैसे कैसे सॉल्व करना है। So now, moving with the next category of operators, जो कि है हमारे पास में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब ज्यादा कुछ तो आज कवर नहीं हो पाएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे इंक्रीमेंट का सिंपली मतलब क्या है, जो भी हमारे पास में वैल्यू है उसमें किसी ना किसी तरीके का एडिशन ऑपरेशन यानी कि प्लस करवाना। डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास में वैल्यू है उसमें किसी ना किसी तरीके का डिक्रीमेंट यानी कि सब्ट्रैक्शन माइनस करवाना। अब यहाँ पे अगर मेरे पास में एक वैल्यू है 10 और मैंने लिखा है 10 + 5, तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर क्या आएगा 15। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने का तरीका क्या है, हमारे पास में जो करंट वैल्यू थी दैट इज 10, उस 10 के अंदर मैंने 5 का इंक्रीमेंट किया है तो आंसर मेरे पास में 15 आया है। सिमिलरली जो मेरे पास में 10 वैल्यू है उसमें अगर मैं -5 कर दूं तो आंसर मेरा 5 आएगा। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने का तरीका क्या है, जो 10 हमारे पास में करंट वैल्यू है उसमें मैंने 5 का डिक्रीमेंट किया है तो आंसर मेरा 5 आया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे इंक्रीमेंट का मतलब है जो भी करंट वैल्यू है उसमें +1 और डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, जो भी करंट वैल्यू है उसमें -1। अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है वो क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू प्रेजेंट होती है उस वेरिएबल की वैल्यू में +1 इंक्रीमेंट करने का काम करते हैं। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस प्लस सिंबल से। कलेक्टिव है, बिना किसी स्पेस के आपको लिखना है, एक साथ इकट्ठा लिखा जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास में डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, -1 का सब्ट्रैक्शन कर रहा है। किसमें -1 का सब्ट्रैक्शन करेगा, जो भी वेरिएबल हमारे पास में प्रेजेंट है उस वेरिएबल की वैल्यू को यूज करके उसमें -1 करेगा। तो जो भी हमारी करंट वैल्यू होगी उसमें 1 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस माइनस सिंबल से। कलेक्टिव आते हैं इकट्ठे एक साथ, ठीक है, किसी भी तरीके का बीच में स्पेस या स्लैशन जैसा कुछ भी हमें काम में नहीं लेना होता है, कलेक्टिव सिंबल आते हैं। अब जितने भी प्लस प्लस और माइनस माइनस यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे कभी भी मुझे किसी भी तरीके की वेरिएबल, मान लीजिए मैंने क्रिएट किया है, सपोज मैंने ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 10 एज अ वैल्यू स्टोर करवाया है। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो भी मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू है उसमें +1 करवाना है, तो हम क्या लिखते हैं, जो भी मेरी करंट वैल्यू है उसमें +1 करवा दो। लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होगा, ये स्टोर तो वही होगा ना जहाँ पे हमारी एक्चुअल लोकेशन प्रेजेंट है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का बनेगा, जो भी करंट वैल्यू है यानी कि 10 उसमें +1 कर दो। अब कहाँ जाके स्टोर होगा इंक्रीमेंट वैल्यू, ए नाम की लोकेशन जो हमने क्रिएट करी है। तो अब यहाँ पे ए की जो फाइनल वैल्यू बन जाएगी दैट विल बी 11। तो ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं इनके अंदर इक्वल्स टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये इक्वल्स टू इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के अंदर इनबिल्ट होता है। मतलब हमें अलग से इक्वल्स टू को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है। यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस माइनस की हेल्प से यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाया जाता है। अब जितना भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम करवाना चाहें करवा दे, ऐसा नहीं है।
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज करके सिर्फ +1 या फिर -1 ही करवाया जा सकता है। अगर आपको +5 करना है तो +5 लिखना पड़ेगा, +10 करना है तो +10 लिखना पड़ेगा, -5 करना है तो -5 लिखना पड़ेगा। जो माइनस माइनस है वो सिर्फ -1 करेगा, जो प्लस प्लस है वो सिर्फ +1 करेगा। अब ये कैसे काम करता है इसको हम कल डिटेलिंग में काफी सारे एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे, बिकॉज जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे इस तरीके के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको यूज करके अलग अलग तरीके की एक्सप्रेशंस बनाई जाती हैं और फिर आपसे पूछा जाता है कि आउटपुट किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो जो भी सब लोग हैं कल की क्लास मिस मत करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम में तो आता ही है। तो जो भी इसका बेसिक पार्ट है वो सारा हम कल कवर करेंगे। बेसिक जो पॉइंट्स मैंने आज डिस्कस किए हैं वो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी, आप लोग रीड करना। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन। हाँ प्रथम, जस्ट अ मिनट।